गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम आप सभी को बकरीद और रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ये बकरीद का त्यौहार और पवित्र भाई और बहन का रक्षाबंधन त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, ऐसी मैं कामना ईश्वर से रखता हूँ। और हम लोग अध्ययन कर रहे थे संविधान के पॉइंट को। पिछले दिनों जो हम लोगों ने पढ़ा था वो लास्ट पॉइंट था माउंटबेटन योजना, यानी 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और अपने घोषणा पत्र में भारत को आज़ाद होने के अध्यादेश के माध्यम से घोषणा करते हैं और इसी घोषणा को ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को पारित किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को पारित होता है। 4 जुलाई को पेश किया जाता है और 18 जुलाई को पारित होता है। और यही पारित अधिनियम ही 15 अगस्त यानी 14 अगस्त मध्य रात्रि को लागू हो जाता है। यानी यही कारण है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि भारत अपना 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारा होने के बाद ही सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे रेड क्लिफ चीफ के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। एक और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा का विभाजन का काम करती है वो है 24वीं समांतर रेखा, सरकरी गुजरात के पास से जो होकर के गुजरती है। ये भी गुजरात और उसके बीच में है। फिर और इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आगे हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण इसी कड़ी में जोड़ते हुए अगर आगे हम लोग बात करें तो आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि ये आपका, जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। देखिए, विश्व में संविधान 2 तरीके से, या तो संघात्मक व्यवस्था है या तो एकात्मक व्यवस्था है। संघात्मक, एकात्मक को ही अध्यक्षात्मक भी कहा जाता है। संघात्मक व्यवस्था का अर्थ ये होता है जहाँ केंद्र और राज्य के बीच में पूरा डिवाइडेशन हो, पूरा बंटवारा हो, और एकात्मक जहाँ पर एकल सरकार ही देश के लिए संचालन करने वाली सरकार हो। लेकिन भारत के संविधान की विशेषता ये है कि भारत ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, बल्कि इन दोनों का मिश्रण है। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कोई है तो भारत का संविधान है। लेकिन सबसे पहले अगर किसी देश का लिखित संविधान आया तो अमेरिका का, और अमेरिका का जो लिखित संविधान आया वो 1789 में। कब आया? 1789 में। और विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है अमेरिका का। अब एक दूसरी विशेषता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो भारतीय संविधान है ना तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ना ही कनाडा की तरह अत्यंत जटिल है और ना ही ब्रिटेन की तरह अत्यंत आसान है। अभी देखिए, पिछले टेट में ये एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का है। ठीक, तो ना तो भारतीय संविधान अत्यंत जटिल है और ना ही अत्यंत सरल है, अपितु इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान में किस देशों से क्या लिया गया है। पिछले दिनों ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारतीय संविधान जो सबसे अधिक ऋणी है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का, यानी 70% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 का। दूसरे शब्दों में कहें 2/3 पार्ट आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से। तीसरे शब्दों में कहें कि 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए।
तो आइए इसी में हम लोग आगे अग्रसर होते हैं कि किन देशों से क्या क्या लिया गया है। अब ब्रिटेन की बात करें तो जो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन से। संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। फिर उसके बाद में आपका अगला है संवैधानिक राष्ट्रपति, संवैधानिक राष्ट्रपति। इतनी सारी प्रक्रिया जो ली गई है ये किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता यानी समूचे भारत में एक नागरिकता। अभी तक जम्मू कश्मीर इसका अपवाद होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर भी अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 31 अक्टूबर 2019 को पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा किया। अब संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया भी आपकी जो संसद विधि निर्माण प्रक्रिया करती है वो भी आपका ब्रिटेन से ली गई। संसदीय विशेषाधिकार भी जो विशेष अधिकार मिले हैं वो भी ब्रिटेन के ही संविधान से लिए गए। संवैधानिक राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन। अब दूसरे देश की बात करें तो दूसरा जो देश है, फटाफट आप नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। आगे दूसरे स्थान पे जो देश है वो अमेरिका। आइए जानते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका से जो लिया गया है वो है आपका मूल अधिकार। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मूल अधिकार कुछ और है और मौलिक अधिकार कुछ और है, तो दोनों एक ही है। चाहे इसे मूल अधिकार कहिए या मौलिक अधिकार कहिए या इंग्लिश में इसे फंडामेंटल राइट्स कहिए। मूल अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति यानी अगर कहे कि संवैधानिक राष्ट्रपति, संवैधानिक राष्ट्रपति तो ब्रिटेन से, लेकिन अगर निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करेगा तो अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। फिर इसके बाद में आपका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। फिर उसके बाद में आपका वित्तीय आपात, फिर आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ये सारी चीज़ें ली कहाँ से गई हैं? और प्रस्तावना का स्वरूप, प्रस्तावना का स्वरूप ये दिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। मूल अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और प्रस्तावना का स्वरूप ये दिया कहाँ से गया है? अमेरिका देश से। आगे हम लोग बात करें रूस से जो लिया गया है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना, मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। और जापान की बात करें, जापान से जो लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है।
फिर इसके बाद में जर्मनी की बात करें, जर्मनी से क्या लिया गया है, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो है ये जर्मनी से लिया गया है। फिर इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा। ध्यान रखिएगा, अगर प्रस्तावना का स्वरूप कहेगा तो अमेरिका से, लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। और इसके बाद में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फिर इसके बाद में कनाडा की बात करें, संघात्मक व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल का पद। संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड से जो लिया गया है वो क्या है, आयरलैंड से जो लिया गया है आपका नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व है। और राज्य सभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। कहाँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। फिर इसके बाद में जर्मनी हो गया। फिर इसके बाद में आपका फ्रांस से लिया गया है। यानी फ्रांस से क्या, फ्रांस की क्रांति से, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी, 1789 में। लुई 16वां वहाँ का शासक था और वही क्रांति से समूचे विश्व को नारा गया था स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व की भावना। स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समता यहाँ से लिया गया है। और तदर्थ न्यायाधीश, ये आपको बताएंगे जब किसी न्यायाधीशों के कार्य संचालन के लिए कोरम की पूर्ति नहीं होती, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और लिया कहाँ से गया है, फ्रांस से। तो इतनी बातें ही हमें याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आपको देना है कि ब्रिटेन के संविधान से। फटाफट आपसे चर्चा कर लेते हैं। जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है वो आपका एकल नागरिकता है, संस्थात्मक शासन प्रणाली है, संसदीय विशेषाधिकार है, और इसके बाद में आपका संवैधानिक राष्ट्रपति का पद है, विधि निर्माण प्रक्रिया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से जो लिया गया है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, आपका अमेरिका के संविधान से जो लिया गया है वो है आपका मूल अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का पद है, न्यायिक पुनरावलोकन है, प्रस्तावना का स्वरूप है, निर्वाचित राष्ट्रपति का पद है। और एक चीज़ मैंने नहीं लिखा था, उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया। कहाँ से, अमेरिका से। फिर इसके बाद में आपका देश कौन सा, रूस से मूल कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना ली गई है। फिर आपका अगला जो देश है जापान, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, जबकि विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। जर्मनी से राष्ट्रीय आपात लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची ली गई है। आपका कनाडा से संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल का पद लिया गया है। आयरलैंड से जो लिया गया नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन लिया गया है। आपका फ्रांस से क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और एक देश छूट रहा था, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आपको ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हम जीएस को कितना लिख करके तैयार करते हैं
बातें ही काम मायने रखती है, और जितनी बार आप लिख करके तैयार करेंगे उतनी ही आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो इसलिए जीएस को बार बार लिखने का प्रयास करिए, और जितनी बार लिखेंगे उतना ही अच्छा तैयार होगा। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। अनुसूची की अगर बात की जाए तो अनुसूची मूल संविधान में कब भैया, यानी ऐसा भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है तो छोटा ही प्रश्न, मूल संविधान में 8 और वर्तमान में 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 और वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। तो कौन कौन से अनुसूचियों में किस किस का उल्लेख है, आइए हम सभी इसके बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो अनुसूची 1 में वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, यानी 28 राज्य प्लस 8 संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है। किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 1 में। द्वितीय अनुसूची की बात करें, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी के पद होते हैं, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, तमाम प्रकार के जितने भी संवैधानिक या संसद सदस्य हों या विधानमंडल सदस्य हों, इन सब के वेतन और भत्ते का उल्लेख। अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ता जो उनको दिया जाता है, किस अनुसूची में? अनुसूची 3 में उल्लेख है। फिर आपका अगला है, इन्हीं सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का उल्लेख है। लेकिन एक प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे एग्जाम में नहीं बड़े एग्जाम में बन चुके हैं, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में उल्लेख है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख किसी भी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। ठीक, इसका उल्लेख कई बार मिला है एग्जाम में। तो जितने भी सारे संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख, जो शपथ ग्रहण करते हैं, ऐसा नॉर्मल प्रश्न बन जाता है कि शपथ क्या उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख है। अब अनुसूची 4 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र से राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन होता है। राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन जो होता है वो अनुसूची 4 में इसका उल्लेख किया गया है। विधानसभा सदस्य ही इनका चयन करते हैं, राज्यसभा सदस्यों का। अनुसूची 5 की बात करें तो इसमें एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उनके प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। अनुसूचित एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। जबकि 6ठी अनुसूची की बात करें, पूर्वोत्तर के राज्य 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति के लोगों के असम, मेघालय, त्रिपुरा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लोगों के अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख। फिर 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में आपका केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है।
केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। किस अनुसूची में? अनुसूची 7 में। वही आपका संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में उल्लेख है। जबकि 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख। किसका उल्लेख है? भाषा का। अगर आपसे कहे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। कितनी थी भैया? 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा जुड़ी कौन से संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी? तो 15वीं भाषा जो जुड़ी थी वो सिंधी जुड़ी थी। सिंधी भाषा जो जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा। फिर उसके बाद में 16, 17 और 18 जो भाषाएं जुड़ी वो 71वें संविधान संशोधन 1992 में आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुड़ी। और लास्ट में जो 4 भाषाएं जुड़ी 92वें संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। यानी वर्तमान संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। तो मूल संविधान में यही आपकी 8 अनुसूची थी। अब 9वीं अनुसूची से हम लोग देखते हैं। नौवीं अनुसूची में इसे तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया और इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख। किसका? संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। जबकि 10वीं अनुसूची इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल कानून पर प्रतिबंध लगाया गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, और इसमें क्या प्रावधान किया गया? दल बदल पूर्णतः अवबंधित किया गया। फिर 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा। जोड़ी तो गई 1992 में, लेकिन अगर लागू करने की बात करें तो 1993 में इसे लागू किया गया। और डेट क्या है? 24 अप्रैल 1993 को ये आपकी 11वीं अनुसूची यानी पंचायती व्यवस्था का इसमें उल्लेख किया गया। यही कारण है कि पंचायत दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अच्छा, इसमें कई अभी देखिए पिछला PCS पेपर में पूछा गया था, इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो आपका 243 से लेकर के इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद में। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा और 1993 में इसे जोड़ी गई। इसमें नगर निगम, नगर निकाय और नगर व्यवस्था जैसी व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो विषय हैं वो कितने विषय हैं? 18 विषय। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। इसी में ही हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, आपका जो महत्वपूर्ण भाग है, जितने जो कि 12-14 भाग जो भी महत्वपूर्ण है, फटाफट उसे वो देख लेते हैं। तो आइए भाग के बारे में देख लेते हैं। अगर हम कहें कि मूल संविधान में भाग कितने हैं? कितने भाग थे? 22 भाग। वर्तमान में जो भाग हैं, वर्तमान की बात करें तो कितने हैं? अब 25 भाग। और आपको बता देते हैं कि कौन 3 बढ़ा है, वो भी जान लीजिए। तो एक तो भैया 4 का है, दूसरा 9 का है और तीसरा जो है वो 14 का है। अब इसमें क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। 4 का में आपका मूल कर्तव्य है, 9 का में आपका नगर निगम व्यवस्था का उल्लेख है और 14 का में आपका अधिकरण है। तो 22 और 3 इसके उपभाग मिला करके कितने? 25 भाग होंगे। अब जो महत्वपूर्ण भाग है इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो महत्वपूर्ण भाग है
भाग में जैसे भाग नंबर 1, भाग नंबर 1 में आपका वही है संघ एवं राज्य। संघ एवं राज्य का उल्लेख मिलता है किसमें? भाग नंबर 1 में। अब भाग नंबर 2 की बात करें तो भैया इसमें नागरिकता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख मिलता है। भाग नंबर 3 की बात करें तो इसमें मूल अधिकार, चाहे मूल अधिकार कहो या मौलिक अधिकार कहो। भाग नंबर 4 की बात करें भैया तो इसमें नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भाग नंबर 4 का की बात करें तो इसमें मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। भाग नंबर 5 की बात करें तो इसमें संघ का उल्लेख है। भाग नंबर 6 की बात करें तो इसमें राज्य का उल्लेख है। भाग नंबर 8 की बात करें तो इसमें संघ एवं राज्य का उल्लेख है। जितने महत्वपूर्ण भाग हैं केवल उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। भाग नंबर 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग नंबर 9 की बात करें तो भाग 9 में क्या है? पंचायती व्यवस्था, या लिख सकते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का उल्लेख है, यानी पंचायत ग्राम पंचायत का उल्लेख है। भाग नंबर 9 का नगर पंचायत या नगर निगम या नगर निकाय व्यवस्था का उल्लेख है। किसमें? भाग 9 का में। आगे हम लोग देखते हैं। हो गया, आगे चलिए। भाग 11 की बात करें तो केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध है। 11 के बाद में भाग 14 की बात करें तो केंद्र एवं भाग 14 में अगर हम लोग बात करें तो केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवा, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवा है। भाग 15 की बात करें तो निर्वाचन आयोग है। अगर आपसे कहें निर्वाचन आयोग कौन से हैं वर्तमान और सबसे पहले कौन थे तो इसे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख करके भेजिएगा आप लोग। तो भाग 15 में आपका निर्वाचन आयोग है। भाग 17 की बात करें राजभाषा। भाग 18 की बात करें तो आपका भाग 18 में राष्ट्रीय आपात है। भाग 18 में राष्ट्रीय आपात है। भाग 20 की बात करें तो संविधान संशोधन प्रक्रिया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया है। इसे आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसे आप तैयार कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं, 2-4 में लिखेंगे। जैसे अगर बात की जाए कि भाग 1 में क्या है तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार है। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 का में आपका मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। भाग 6 में राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। फिर 8 में जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। 9 में पंचायती व्यवस्था का उल्लेख, 9 का में नगर
निगम व्यवस्था का उल्लेख है। 11 की बात करें केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध का उल्लेख है। 12 की बात करें, 12 तो कुछ खास इसमें है नहीं। 11 के बाद में 14 केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं। 15 की बात करें तो आपका 15 में निर्वाचन आयोग है। 17 की बात करें तो राजभाषा आयोग है। 18 की बात करें तो आपका राष्ट्रीय आपात है। और 20 की बात करें तो आप संविधान संशोधन प्रक्रिया है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, और ज़बरदस्त तरीके से आप पढ़ाई करिए। एक एक समय बहुत अमूल्य है, यानी जिसकी कीमत नहीं दी जा सकती है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, टाइम इज टाइट वेट फॉर नन, यानी समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर आप रुक जाएंगे तो समय आपसे बहुत आगे बढ़ जाएगा। आज बहुत बड़ा कंपटीशन का युग है, इसलिए आपको सतत और लगातार बढ़ना है। अगर आपको अग्रसर होना है लोगों से तो लग जाइए और जुट जाइए और अपने सफलता की ओर अग्रसर हो जाइए। ओके, धन्यवाद।